नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य इस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम आज कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे, संविधान की शुरुआत करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या इसके पीछे उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या रीजन रहे हैं संविधान के निर्माण होने के, वो सारे बैकग्राउंड की कहानी को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करेंगे और फिर सारे जो शुरुआत के चार्टर्ड एक्ट और एक चार्टर्ड एक्ट जो आए वो कंपनी के अधीन रहे। इसके बाद जब शासन खत्म हुआ कंपनी का, तब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन हुआ। उस सारे हम चार्टर्ड और शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या, संवैधानिक विकास। आज का जो टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि की। किसकी? पृष्ठभूमि, जिसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड इंग्लिश में। बैकग्राउंड देखना है दोस्तों कि बैकग्राउंड क्या रहा उसका। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जब मुगलों का शासन समाप्त हुआ, तो मुगलों के शासन के बाद जितने भी हमारे यहाँ परवर्ती मुगल शासक रहे वो सारे अयोग्य रहे। अब हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ था? 1498 में पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी के रूप में भारत में आई थी, सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज करने के उपरांत आई थी, जिसका नाम था वास्को डी गामा। सिर्फ पुर्तगाली नागरिक था और पुर्तगाल से चलकर भारत के कालीकट पे पहुंचा था और जिसका स्वागत जेम जमोरी नामक एक शासक कालीकट में किया था। इसके बाद पुर्तगालियों ने को भी मात देने की एक शक्ति थी अरब। आपको पता है कि हमारे यहाँ यूरोपियन का जो रिलेशनशिप था वो बहुत पुराना था, प्राचीन भारतीय इतिहास से, सिकंदर के समय से। यदि यूरोपियों का महत्व देखा जाए अपने देश से, स्थल मार्ग से जुड़ाव था, ना कि समुद्र मार्ग से। यदि समुद्र मार्ग से इनको आना भी था तो बड़ा लंबा रूट था उस समय और आने में इनको तकलीफ होती थी। तो 1492 की बात करूं तो जब समुद्री मार्ग की खोज या भारत की खोज के लिए एक प्राणी निकला जिसका नाम था कोलंबस, मगर वो 1492 में जाकर उत्तरी अमेरिका पहुंचा और उसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। परंतु कुछ ही दिनों बाद 1498 में एक वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से चलकर के एक समुद्री मार्ग के रास्ते, मतलब समुद्र के किनारे किनारे मार्ग से आने को हम लोग केप ऑफ गुड होप रास्ता समझते हैं, और वहां मार्ग से वो होते हुए गुजरात पहुंचा। गुजरात में अब्दुल मजीद नामक एक शासक ने शासक नहीं था, एक व्यक्ति था जिसने उसको कालीकट जाने का रास्ता प्रोवाइड कराया और उसको बताया कि कालीकट कैसे पहुंचा जाए। तो वो कालीकट पहुंचा और कालीकट में जमोरी ने उसका स्वागत किया। उसी समय स्थल मार्ग में सारा जो प्रभुत्व था और आसपास के समुद्री मार्गों में जो प्रभुत्व था वो अरबों का। अरब चेतावनी दे रहे थे पुर्तगालियों को कि आप समुद्री मार्ग के स्वामी नहीं बनेंगे, मगर आने वाले समय में पुर्तगाली व्यापारिक रूप से हटकर राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे और राजनीतिक हस्तक्षेप में समुद्री मार्ग में अपने रास्तों को प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और समुद्री सीमा के वो लोग क्या बन गए थे? स्वामी बन गए थे। मगर आते आते पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। बताया जाता है कि डचों का आगमन 1595 में करीब हो गया था। इसके बाद डच के बाद हमारे यहाँ अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आने वाला पहला एक नागरिक था जॉन मिल्डन हॉल, जो 1599 में भारत में कदम रखा। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होती है और महारानी एलिजाबेथ के हाथों में शासन होता है। और महारानी एलिजाबेथ कंपनी के शासन को भारत में 15 वर्षों के व्यापार के लिए अनुमति प्रदान कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी शक्ति बढ़ती चली जाती है। सिर्फ व्यापार के रूप में, व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कंपनी बन जाती है। मगर इसका राजनीतिक प्रभुत्व कब स्टार्ट होता है? कब ये हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
राजनीतिक रूप से उभरती है, ये हमें पता लगाना है। और ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगालियों की। उन्होंने पुर्तगालियों को समुद्री मार्ग के रास्ते जो व्यापार कर रहे थे उनको उन्होंने पिछाड़ा 1611 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर उनके बेड़ों को पराजित करके हटाया। परंतु पुर्तगालियों को भारत से पलायन नहीं हुए पूर्ण रूप से, उनको फिर भी गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव जैसे स्थानों पर बने रहे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में भारत से वो लोग यहाँ से रवाना हुए। बात करते हैं अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बात करते हैं। फ्रांसीसियों से इनका टकराव बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों को सबसे मात देने वाली कंपनी बन चुकी थी। अब अंग्रेजों को मात देने वाली कंपनी के रूप में कैसे इसका आगे सामना हुआ। तो यदि बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। स्थापना होने के बाद इनके सारे व्यापारिक संबंध अच्छे बने रहे, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ये व्यापार करते रहे। परंतु पुर्तगालियों के हस्तक्षेप बढ़ते गए, जिसके कारण अंग्रेजों को मोर्चा लेना पड़ा पुर्तगालियों को। और 1611 ईस्वी में पुर्तगाली बेड़ा को पराजित कर दिया स्वाली नामक स्थान पर। और पुर्तगालियों की शक्ति जो है अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दी। और इस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई। इसके बाद 1613 ईस्वी में उसने तुरंत सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। और इस प्रकार अनुमत से आगे ये फैक्ट्री चलती गई। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये धीरे धीरे बंगाल के नवाब के साथ इनका क्या संबंध रहा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बंगाल के नवाब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राज क्षेत्र के अंदर दुर्ग बनाने की अनुमति दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। वास्तव में ये जो क्या कहते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, ये दोनों बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी, अपने किलों का निर्माण करना चाहती थी, जिस कारण ये दुर्ग नहीं बना पाए, ये लोग फोर्ट नहीं बना पाए। आपको पता होगा, हम आपको बताएंगे एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम आपने सुना होगा बहुत, अलवर्दी खां का नाम सुना होगा। देखिए अलवर्दी खां बंगाल का सबसे अच्छा नवाब था और अलवर्दी खां के बाद मीर कासिम हुआ, ठीक है। इससे अच्छे कोई बंगाल के नवाब नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि जो अलवर्दी खां था, अलवर्दी खां और एक सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना होगा। सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा। और सिराजुद्दौला जो है अलवर्दी खां का नाती था और ये इनके नाना दी थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अलवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, दो पुत्रियां थी, जिनमें छोटी पुत्र का ही एक लड़का था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक सुजाउद्दौला है, कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोग। सिराजुद्दौला की बात करेंगे हम लोग। और सिराजुद्दौला को अलवर्दी खां ये कहते थे कि बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो कंपनी है फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों कंपनियों को विशेषकर ध्यान रखना, इनकी नीतियां बहुत चतुर हैं और ये नीतियां बनाकर फोर्ट बनाएंगी और इनको आप यहाँ रुकने नहीं देना। पूर्ण रूप से सत्ता ना स्थापित करे, इससे डर था अलवर्दी खां को और उस बात को सिराजुद्दौला को ये बता रहे थे। तो आपको बता दें कि सिराजुद्दौला को जब ये बता रहे थे तो सिराजुद्दौला भी इनकी बातों को बहुत अच्छे से मानता ली कि वास्तव में अंग्रेज इस बात को अनुभव किया उन्होंने कि उन्होंने दो कंपनी, एक तो फ्रांसीसी कंपनी और एक जो कंपनी थी वो थी जिसका नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या कर रही थी, फोर्ट बना रही थी अपने शासन को चलाने के लिए, अपने राज्य क्षेत्र या साम्राज्य को विस्तार करने के लिए या रुकने के लिए, अच्छी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए,
ठीक है, और बंगाल के नवाबों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए ये काम कर रहे थे। परंतु फ्रांसीसी कंपनी को सिराजुद्दौला चेतावनी दे देता है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चेतावनी देता है तो ये चेतावनी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब चेतावनी मानने के लिए तैयार नहीं होते तो आपको बता दें कि आपने सुना होगा कासिम बाजार का नाम। ये आप कासिम बाजार कहाँ पड़ता है? ये कासिम बाजार एक व्यापारी कोठी है जहां पर ये अंग्रेज वहां रह रहे थे। कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला का हमला होता है और ये कासिम बाजार से हटकर के फोर्ट विलियम किले पर चले जाते हैं, जिसमें इस फोर्ट विलियम किले पर जब ये लोग जाते हैं तो क्या होता है कि फोर्ट विलियम किले पर भी सिराजुद्दौला का हमला होता है। और सिराजुद्दौला का जब हमला होता है फोर्ट विलियम पर तो वहां से भी बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, और कुछ भाग जाते हैं और कुछ एक कोठरी होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं काल कोठरी। ये काल कोठरी एक अंदर से एक कोठरी थी जिस पर सिराजुद्दौला गुस्सा होकर 146 लोगों को उस काल कोठरी में बंद कर देता है। उस काल कोठरी में सिर्फ केवल 23 लोग जीवित बचते हैं। उस 23 लोगों में एक व्यक्ति का नाम आपको मैं बता दूं, हालवेल नामक एक व्यक्ति था। उस हालवेल व्यक्ति ने ही जो हमारे यहाँ से फोर्ट विलियम में रह गए थे उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। जो लोग वहां से भगे थे वो फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी, और ये फुल्टा द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। और ये लोग वहां रुकने का स्थान ये था कि वो नजर रख रहे थे बंगाल के नवाबों पर, नजर रखने के लिए, और जैसा मौका मिले तो फिर अटैक कर देना है, इसलिए वो फुल्टा द्वीप पर जाके बस गए थे। तो हाल में एक ऐसा व्यक्ति था जो ये सूचना को, इंफॉर्मेशन को फुल्टा आइलैंड के पर रह रहे कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये सूचना देता है कि सिराजुद्दौला ने जो फोर्ट विलियम में कुछ बचे हुए हमारे सदस्य थे उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, जिससे वो 23 लोग केवल जीवित बचे और सारे लोग मर गए। उस काल कोठरी की जो घटना थी दोस्तों, काल कोठरी की जो घटना थी वो कब हुई थी? काल कोठरी की जो घटना हुई थी वो हुई थी 20 जून 1756। अब 20 जून 1756 को ये काल कोठरी की घटना घटित हुई। और अब क्या हुआ कि ये अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से क्रोधित हुए, और क्रोधित होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद में आपको मैं बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। और ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण क्लर्क था, और ये 1757 से इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में गवर्नर का पद दिया गया। किसका पद दिया गया? बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और बंगाल के गवर्नर के पद प्राप्त करने के बाद ये व्यक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप बंगाल के नवाब के साथ करने के लिए कहा गया, क्योंकि अब ये समझ चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे कि बंगाल के नवाबों के साथ सहानुभूति दिखाने की बिल्कुल चाहत नहीं है। अब हमें ऐसी कोशिश करना होगा, ऐसे हस्तक्षेप करने होंगे जिससे बंगाल के नवाबों को हम बुरी तरीके से परास्त कर सके और बंगाल में अपना प्रभुत्व जमा सके। क्योंकि अब हम व्यापारिक रूप से काम नहीं करना चाहते, अब हमारा हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से होगा। तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए उन्होंने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उससे जा मिले। और उससे जा मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर से कहा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। तो मीर जाफर एक लालच में पड़ने के बाद उसने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों से कहा कि ठीक है, मैं आपका साथ देता हूं, अगले नवाब मुझे बनाइएगा। तो कह रहे हैं बिल्कुल मैं बनाऊंगा। मगर युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी और सिराजुद्दौला ने युद्ध का चेतावनी दे दी थी। मगर उस युद्ध को सिराजुद्दौला से निवेदन करके मीर जाफर पोस्टपोन करा लेता है, युद्ध को लेट एक दिन करा लेता है। तो वो युद्ध 23 जून को होने का तय हो जाता है और उसी समय उनको एक मौका मिल जाता है मीर जाफर को, और सारी रणनीति अंग्रेजों के साथ मिलकर कर लेता है। और अंग्रेजों दोनों के बीच ऐसी संधि होती है कि पता लगता है कि युद्ध तो होने
के लिए सही नीति हो गई है, मतलब युद्ध तो होना तय है, मगर युद्ध का पता नहीं कि युद्ध में लड़ाई होगी या नहीं लड़ाई होगी। मगर दोनों सेनाएं, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और प्लासी बंगाल में पड़ता है। उस बंगाल में भागीरथी एक नदी है, जो गंगा की धारा एक बांग्लादेश और एक पश्चिम बंगाल की तरफ चलती है, तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। वही भागीरथी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जो प्लासी के युद्ध के नाम से बहुत फेमस हुआ। उस प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के गवर्नर का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, और इधर की तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, मगर उसका जो आर्मी चीफ था, जो सेनापति था, वो मीर जाफर था, और मीर जाफर के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को नियुक्त किया था उस युद्ध को लड़ने के लिए, और मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं दोनों सामने होकर भी वो युद्ध नहीं लड़ी, और दोनों में निर्णायक युद्ध होने पर एक प्रकार की एक झड़प थी, और दोनों सेनाएं बिना युद्ध लड़े वापस चली गई। और फिर मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया। अब सिराजुद्दौला को मरवाने के बाद अगला नवाब घोषित हो जाता है मीर जाफर, और मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। इसके बाद मीर जाफर की जितनी भी चतुराई थी वो सारी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देती है, और अंग्रेज आए दिन उसको हर चीज पर टैक्स लगवाती है और अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश करती है, मगर उसकी छवि बंगाल के नवाब होने से बिगड़ती है, तो वो पद छोड़ देता है। तो पद छोड़ने के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया जाता है, और फिर मीर जाफर को बनाया जाता है दोबारा, फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। इस प्रकार मीर कासिम का नाम आप लोग सुनते होंगे बक्सर के युद्ध में। तो 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और दूसरी आपको मैंने बताया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ, वो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। अब ये बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ वो 23 अक्टूबर 1764। आपको मैं बता दूं कि प्लासी के युद्ध के बाद आपको पता होना चाहिए कि 1759 में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया, चिंसुरा नामक स्थान पर परास्त किया, और 1760 में उन्होंने वांडीवास का युद्ध हुआ एक, और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को परास्त किया। किसको परास्त किया? फ्रांसीसियों को परास्त किया 1759 में डचों को, 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसको? फ्रांसीसियों को। और इस प्रकार आगे बढ़ते गए, और बक्सर का युद्ध अब तो कोई कंपनी ऐसी नहीं रहेगी जो अंग्रेजों को मात दे सके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को मात देने में रुकावट दे सकती है। कोई कंपनी अब नहीं बची। अब सिर्फ मात्र एक ही कंपनी है जिस पर पूरी पावर दिखानी है उनको बंगाल के नवाब के साथ हस्तक्षेप करने के लिए, वो बची है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध बहुत बड़ा होता है। प्लासी का युद्ध में भारत में राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई, और अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे दीवानी अधिकार थे जो प्राप्त नहीं हुए थे, वो बक्सर के युद्ध ने कर दिखाया। और बक्सर का युद्ध आपको बता दें कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था, और जो मुगल सम्राट था दोस्तों, मुगल सम्राट था वो शाह आलम था। शाह आलम, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद अवध का नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दौला। ये तीन बड़ी सेना थी जो अंग्रेजों को मात देने के लिए खड़ी थी एक तरफ, और एक तरफ तुम्हारे अंग्रेज खड़े थे, और अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व लीड कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो ये लीड कर रहा था बक्सर के युद्ध में, और ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बक्सर आपका बिहार में पड़ता है, और बड़ा युद्ध था, और बड़े युद्ध में तीन बड़ी सेनाओं को अंग्रेजों ने मात दिया। अब ये मालूम हो गया अंग्रेजों को कि भारत की शक्तियों को तोड़ना आसान है, ठीक है। अब पूर्ण रूप से ये भारत में
पूर्ण सत्ता अगर देखी जाए तो बक्सर के युद्ध में ये लोग प्राप्त कर लेते हैं, मगर राजस्व के रूप में किस प्रकार के ये प्रभुत्व को स्थापित कर पाते हैं ये हम पता लगाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये सारा होने के बाद, बक्सर के युद्ध होने के बाद आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की जो संधि होती है, डेट आपको याद रखना है, 1765 को होती है। इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में ही बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्यों में हमें दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार मिल जाते हैं मतलब मुक्त व्यापार प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। बंगाल बिहार उड़ीसा में आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये अधिकार इनको इलाहाबाद की संधि के बाद मिल जाते हैं। अब इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। भारत में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या है दोस्तों? एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, डायरेक्टरी सिस्टम है। डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है कि दोहरा शासन। बंगाल में दोहरा शासन। अब बंगाल में दोहरा शासन का मतलब होता है कि एक बंगाल का नवाब है, उसके पास क्या शक्तियां रहेंगी दोस्तों, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पास क्या राइट्स रहेंगे। तो बंगाल के जो नवाब के पास है वो सारे निजामत अधिकार रहेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या क्या रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है उसके बाद जैसे मालगुजारी करना है ना, सैन्य व्यवस्था, ये सारे जो है किसके हाथों रहेंगे? ये सारे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों रहेंगे। राजस्व जैसे मुद्दे, जैसे प्रावधान, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और बंगाल के नवाब के अंदर निजामत अधिकार सौंप दिए गए। तो इस प्रकार बंगाल में दोहरा शासन, 2 लोगों का शासन स्थापित होता है। मगर यही दोहरे शासन में बंगाल की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है और बंगाल में भ्रष्टाचार युक्त शासन हो जाता है। इस प्रकार जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आते हैं, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया जो दोहरा शासन था उसे 1772 में समाप्त कर देते हैं, द्वैध शासन को। जब द्वैध शासन को समाप्त करते हैं दोस्तों, द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं तो इसके बाद बंगाल की जो नींव है वो फिर से एक बार सही होती है। मगर 1773, आपको मैं बता दूं 1773, अब क्या हुआ कि जब अकाल भी बंगाल में पड़ते गए और बंगाल में दोहरा शासन से भ्रष्टाचार युक्त हो गया शासन, तो अब क्या हुआ कि भारतीयों की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट भी करना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार कंपनी बनती जा रही है और ब्रिटिश संसद को कोई उससे मुनाफा भी नहीं मिल रहा था। अब उस मुनाफे में जो ब्रिटिश संसद चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक रूप पर प्रतिबंध, सभी व्यापारियों को खोला जाए, अनुमति दी जाए, उनके व्यापारिक पर जो पैसा, वो जो मुनाफा वो ब्रिटिश संसद को भी प्राप्त हो, वो सारी चीजों का प्रावधान करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उस कदम को नाम देते हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, और यहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत पहली बार होती है। इसी संवैधानिक विकास को हम समझने के लिए इतना पीछे गए और उस संवैधानिक विकास को जानने की कोशिश की। अब हमारा संवैधानिक विकास की सही शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास की दृष्टि से कितने ऐसे हमारे यहाँ चार्टर्ड एक्ट आए और इसके बाद हमारे यहाँ काउंसिल एक्ट आए, वो सारी हम बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में क्या शासन रहा और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या शासन रहा। तो 2 पार्टों में विभक्त करके हम लोग देखेंगे। उस 2 विभक्त पार्टों में सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, कंपनी के अंतर्गत शासन, ये बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
और दूसरी बात करेंगे हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन में हम क्या क्या बात करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन में जैसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर 1813 का, और बहुत है इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं कराएंगे, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। और इसके बाद करेंगे हम पांचवा 1853 का चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। ये संवैधानिक दृष्टि से अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। इस प्रकार ये 5 चार्टर्ड एक्ट हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को हम लोग बोलेंगे 1858 का आया। कितने का आया? 1858 का, जिसे हम लोग कहते हैं पहली बार भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 को पास हुआ। और दूसरा हम देखेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन के बाद क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करेंगे हम लोग। और ये कब आया था दोस्तों? 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में। तीसरी की बात करेंगे हम लोग, ये भी है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 की बात करेंगे। और चौथी बात करेंगे हम लोग मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था 1909 में, 1909 में आया था, जिसे हम भी कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 पढ़ेंगे। और 1919 के बाद हम लोग 6 नंबर में क्या देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम अंतिम था, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935। इस प्रकार हम सारे ये पहले हम लोग कंपनी के अधीन के शासन को चार्टर्ड एक्ट के रूप में देखेंगे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन के रूप में। ये सारे एक एक करके हम लोग एक्ट का डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से जरूर एक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में आपके साथ ये टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।